अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला लेक्चर जो है हम बेस यूनिट्स के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ चीज़ें जो है फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स की बुक में जो है वो गिवन है, लेकिन उनको हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो 9th और 10th में जो है वो हम ये चीज़ें कर चुके हैं और वो आसान है, इसलिए उसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी तैयार करने में। तो बेस यूनिट्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया कि समझाएं, उसकी एक रीज़न ये है कि बेस यूनिट्स वो बताने में तो टीचर्स बता देते हैं कि ये 7 बेस यूनिट्स हैं और इनको आप इस तरह से तैयार कर लें कि लेंथ की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट सेकंड है, मास की यूनिट केजी है। इस तरह से आपको याद करवा दी जाती है। तो ये मैं ई पैड पे लिख रहा हूँ, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी आपको स्लाइड पे ऐसी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि ये बेस यूनिट में 1 मीटर लेंथ की जो यूनिट ली गई है ये कैसे है, मास की जो यूनिट 1 केजी ली गई है ये कैसे ली गई है, क्यों ली गई है। इसी तरह टाइम की यूनिट जो है 1 सेकंड ये कैसे चूज की गई है और इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड्स कार फर्मा है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो ये कि जो भी हम बेस यूनिट्स लेते हैं वो डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। नंबर 1, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। ये मैं आपको इसका डीप कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रहा हूँ, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। और दूसरे इसका जो डिपेंडेंसी होती है वो प्रोसीजर होता है। एक प्रोसीजर डेवलप करना होता है कि हम किस तरीके से इस मेजरमेंट को लेके चलेंगे, इस मेजरमेंट को करेंगे कैसे। प्रोसीजर टू डू मेजरमेंट, इसको आसानी से आप ये समझिए। फिर इसके बाद आप देखें तो दो चीजें स्टैंडर्ड के लिए समझना जरूरी हैं। वो दो चीजें क्या हैं? वो हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है ये एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी अप्रोच में होना चाहिए आपके। और दूसरे आपका जो स्टैंडर्ड है ये इनवेरिएबल होना चाहिए। अब ये चार चीजें मैंने इस पे लिख दी, यही समझने वाली हैं बेस यूनिट्स के अंदर। सबसे पहले क्या कि बेस यूनिट्स को डेवलप करते हुए हम दो स्टेप्स करते हैं, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरा स्टेप एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसके जरिए मेजरमेंट करनी है। स्टैंडर्ड दो चीजों पे डिपेंड करता है। वो दो चीजें क्या हैं कि स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए, नंबर 2 स्टैंडर्ड इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी वो तब्दील ना हो, चेंज ना हो, उसमें वक्त के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, किसी भी फैक्टर के साथ कोई चेंज ना आ जाए। अगर किसी फैक्टर के साथ उसमें कोई चेंज आती है तो इट मीन्स कि वो स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे कोई बड़ी पर्सनैलिटी लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि जी वो देखें कायदे आजम कितने बड़े लीडर थे, तो वो स्टैंडर्ड किस लिए बन जाता है कि उन्होंने अपने टाइम पे कमिटमेंट शो की होती है, अपने टाइम पे उन अखलाकी असूलों के ऊपर अमल पैरा हुए होते हैं जिनके बाकी सब लोग नाम लेते हैं अखलाकी असूलों के, लेकिन सारी जिंदगी उन पे अमल नहीं कर सकते, इसलिए वो बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो हम ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऐसा डेवलप किया जाए कि जो चेंज ना हो और उस स्टैंडर्ड की बेस पे फिर यूनिट्स डेवलप होंगी। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। दोबारा इसको समझ लें, स्टैंडर्ड दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि जहां से हम उस स्टैंडर्ड को डिफाइन करेंगे वो एक्सेसिबल होना चाहिए और दूसरे
इनवेरिएबल होना चाहिए, चेंज ना हो। अब देखें इसके लिए आपको हम एक यूनिट जो है वो बताते हैं, वो यूनिट है लेंथ की यूनिट। तो लेंथ की यूनिट एवरीवन नोज के लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है। अब 1 मीटर कैसे डिफाइन हुआ? 1 मीटर एक स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड मीटर कैसे डिफाइन हुआ? इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन है आज से 50-60 साल पहले की। वो ये थी कि 1 मीटर की रॉड बना ली गई, ये इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स की जो बॉडी है वो उसने बनाई, और इसको पेरिस में सिवर्स के मकाम पे रख दिया। तो बाकी सारी दुनिया को कहा कि अब नया सिस्टम आ गया है जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, उसमें लेंथ की यूनिट मीटर है। और उन्होंने पूछा 1 मीटर कितना होता है, तो उन्होंने कहा 1 मीटर की हमने एक सिलेंड्रिकल रॉड जो कि प्लाटिनम और इरिडियम की बनी हुई है, इसको हमने रख दिया है पेरिस में। वहां से आप इसके बराबर की रॉड्स जो है वो ले लें और पूरी दुनिया में इनको फैला दें, ये 1 मीटर है। ये काफ़ी अरसे तक यूनिट चलती रही, और फिर इसके अंदर उन्हीं साइंटिस्ट की बॉडी में से लोगों ने एतराज़ किया। उन्हें कहा ये जो स्टैंडर्ड है ये इनवेरिएबल है, सॉरी इनवेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है। तो वो कैसे कि अगर आप इसको लेके जाएंगे किसी ऐसे मुल्क में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये एक्सपेंड कर जाएगी, किसी ऐसे मुल्क में लेके जाएंगे जहाँ बहुत कम टेम्परेचर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो इस तरह इसका जो स्टैंडर्ड है वो काबिल एतबार स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए इस डेफिनेशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्ट करने के बाद जो नई डेफिनेशन मीटर की बनी वो क्या थी? वो नई डेफिनेशन मीटर की ये है कि लाइट की जो स्पीड है उसके साथ इसको रख लिया गया, स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम राउंड करके तो लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि एक्चुअली ये होती है 299 792 458 मीटर्स पर सेकेंड। तो राउंड करके इसको 3 × 10⁸ कर देते हैं। अगर हम राउंड ना करें तो ये 2.99 × 10⁸ बनेगी। तो इसको आप देखें कि कैसे किया, यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि यूनिट बनती कैसे है। तो हम अगली स्लाइड पे इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे ये देखें कि हम ये कहते हैं कि लाइट 1 सेकेंड में 299 792 458 मीटर्स कवर करती है। तो 1 मीटर कितनी देर में कवर करेगी? हम क्या करें कि ये पता लगाने के लिए कि 1 मीटर कितनी देर में कवर होगा, ये पूरी वैल्यू हम उठा के एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ज़रिए इक्वल के इस तरफ नीचे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये बन गई 1/299 792 458। अब यहाँ यूनिट आपने देखा क्या लिखा था, सेकंड लिखी हुई है, तो यहाँ सेकंड, तो ये सेकंड बन गया। और यहाँ से सारी आपने अमाउंट उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी तो ये 1 मीटर रह गया। इट मीन्स कि 1 मीटर इतने सेकंड में कवर होता है। तो उसको यूं पढ़ेंगे कि 1 मीटर इज कवर्ड बाय द लाइट कितनी देर में? इन 1/299 792 458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। 1 सेकेंड के इतने हिस्से में 1 मीटर कवर हो जाता है। सो दिस इज
स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर के उसको हमने कनेक्ट कर दिया स्पीड ऑफ लाइट के साथ। वो क्यों? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो हमने ऐसे कांस्टेंट के साथ उसको अटैच कर दिया कि वो कांस्टेंट, वो स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं है। वैक्यूम में ये स्पीड ऐसे ही रहती है। हाँ, वैक्यूम से हट के आप लाइट को किसी और मीडियम में चलाएंगे तो वो चेंज होती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है। तो हम पिछली स्लाइड जो आपने पढ़ ली उस पर जाके अगर आप देखें तो हमने फिर क्या किया कि इन वेरिएबल एक स्टैंडर्ड के साथ, और वो भी एक्सेसिबल लाइट की स्पीड के साथ, इसको कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड बेस यूनिट्स कि उनको कैसे बनाया गया। ये इतना आसान नहीं है कि हम आसानी से ये चीजें बना लें, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। अब आप देखें एक और मिसाल के जरिए, ताकि आपको बेस यूनिट्स पूरी समझ आ जाएंगी कि सेकंड को कैसे डेवलप किया गया। इसको हम अगली स्लाइड पे करेंगे। अब आप देखें कि 1 सेकंड की जो पहले डेफिनेशन ली गई वो इस तरह से थी कि 86,400th पार्ट ऑफ अ सोलर डे। मैं जो पहले वाली डेफिनेशन है वो आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि वो गलत हुई तो कैसे हुई। तो गलत होने का पता लग जाए तो सही चीज को समझना आसान होता है। ये 86,400 क्या है? 86,400 एक दिन के सेकंड्स हैं। इसको सोलर डे कहते हैं। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इट बिकम्स 86,400। तो 86,400th पार्ट ऑफ अ डे, तो इसी को आप 1/86,400 कर दें तो ये आप कह लें एक सोलर डे का एक पार्ट यानी 1 सेकंड निकल आएगा। तो इसके ऊपर सेकंड की डेफिनेशन बनाई हुई थी। उसी पे साइंटिस्ट ने एतराज किया, उन्होंने कहा सोलर डे ही करेक्ट नहीं है। वो कैसे कि हमारा जो सोलर डे है ये 23 आवर्स 59 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का, एग्जैक्टली ये 24 घंटे का है ही नहीं। ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है या एग्जैक्ट इतनी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इसमें जो गलती होती है वो गलती ऐड होती रहती है, और ऐड होते होते 4 साल के बाद आपको पता है कि हम एक दिन के बराबर ये गलती हो चुकी होती है। तो हम फरवरी में एक दिन ऐड कर देते हैं, वो इस गलती की वजह से करते हैं। इसीलिए 4 साल बाद फरवरी जो है वो 29 डेज का हो जाता है। फिर भी उसमें ये गलती मौजूद रहती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये गलती फिर भी मौजूद है, और जब से ये ग्रेगोरियन कैलेंडर बना है, अभी उसको 400 साल नहीं हुए, ये 1757 में लागू हुआ था। तो 400 साल के बाद आपको फरवरी में वो कहते हैं 2 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तब ये कैलेंडर करेक्ट रहेगा। और फिर उसी तरह हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन ऐड करना। इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड गलत है या इसमें गलती मौजूद है। तो इसको फिर कैसे ठीक किया? उन्होंने ये किया कि स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया, और स्टैंडर्ड चेंज करके उन्होंने एक एलिमेंट लिया सीजियम 133। सीजियम 133 है, आइसोटोप है ये, और इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस वो कितनी है? 9, 192, 631, 770। जब ये सीजियम इतनी वाइब्रेशंस कर लेता है, इसको काउंट करें तो ये कितनी बन गई? यहां से यूनिट 10th, 100, 1000, 10,000, 100,000, और फिर उसके बाद ये आपके पास मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये बिलियन आ गए। तो 9 बिलियन, ठीक है, 192 मिलियन, 631,000, 770, इतनी वाइब्रेशंस जब जितनी देर में ये करता है
उतनी देर में 1 सेकंड गुजरता है। सो इट मीन्स कि हमने 1 सेकंड का स्टैंडर्ड चेंज करके उसको कनेक्ट कर दिया सीजियम 133 की वाइब्रेशंस के साथ, और अब इसका स्टैंडर्ड फिलहाल यही है। और इससे बनाया गया एक एटॉमिक क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक जिसे कहते हैं, वो वाशिंगटन में प्लेस है। वो सेल से नहीं चलता, वो किसी मैकेनिकल अरेंजमेंट से नहीं चलता, वो किसी और एनर्जी से नहीं चलता, वो एटॉमिक क्लॉक सीजियम से ही चलता है। सीजियम वाइब्रेट करता है, जब उसकी वाइब्रेशंस इतनी हो जाती हैं तो 1 सेकंड गुजर जाता है, दोबारा इतनी वाइब्रेशंस हो जाती हैं तो 2 सेकंड गुजर जाते हैं। वो सेल से, किसी और अरेंजमेंट से, किसी और एनर्जी से चलने वाला क्लॉक नहीं, वो सीजियम से ही चलता है। और अब हमारा स्टैंडर्ड 1 सेकंड में सीजियम 133 है, जो कि एक एक्सेसिबल स्टैंडर्ड है और इनवेरिएबल स्टैंडर्ड है। तो आज मैंने आपको बताया कि बेस यूनिट्स कैसे बनती हैं। बेस यूनिट्स बनाने के लिए बहुत कोशिश पीछे की जाती है। बैक एंड पे इसकी एक पूरी बॉडी है, इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजर्स, और वो इसको डिसाइड करती है कि हमारी बेस यूनिट्स कैसे चलेंगी। इसी तरह मैथ्स की जो अभी बेस यूनिट 1 kg है, वो उसी तरह एक सिलेंडर है 1 kg का जो पेरिस में रखा है, प्लाटिनम इरिडियम का, वो अभी चेंज नहीं हुआ, वो उसी तरह हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। बाकी बेस यूनिट्स जैसे आपने पढ़ी हैं वो इसकी निस्बत आप कहें कि आसान है। ये 2 बेस यूनिट्स अगर आपको समझ आ जाएं कि कैसे स्टैंडर्ड लिया जाता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उसकी इनवेरिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है, तो आपको बेस यूनिट्स का जो डीप कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।